दोस्तों ये प्रश्न यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022 में सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ये प्रश्न 2 अंक का है और ये प्राचीन भारत के इतिहास से पूछा गया है, जो राजाओं और उनके राजवंशों से संबंधित है। जैसा कि इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, एक तरफ कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर ठीक उनके सामने कुछ राजवंशों के नाम भी दिए गए हैं। यहाँ हमें ये बताना है कि राजाओं के नाम के सामने जो राजवंशों के नाम दिए गए हैं, क्या वे राजा उन्हीं राजवंशों के हैं जो उनके सामने दिया हुआ है या किसी अन्य राजवंश के हैं। ठीक है, और इस तरह से हमें दिए हुए इन 4 युग्मों में से कितने सही युग्म हैं उन्हें पहचान कर नीचे दिए विकल्प ए, बी, सी या डी में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है जो सही होगा उसका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में हमारे पास जो पहला युग्म दिया हुआ है उसमें राजा का नाम नान्नुक है और राजवंश का नाम चंदेल दिया गया है। दोस्तों ये युग्म बिल्कुल सही है क्योंकि राजा नान्नुक चंदेल वंश के ही राजा थे। चंदेल मध्य भारत में एक भारतीय राजवंश थे जिन्होंने 9वीं और 13वीं या फिर 14वीं शताब्दी के बीच आज के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया था। वे राजपूतों के चंदेल वंश के थे। भारत में 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना राजा नान्नुक ने ही की थी। राजा नान्नुक चंदेल वंश के प्रथम शासक थे जिनका शासनकाल लगभग 831 ईस्वी से लेकर के 845 ईस्वी तक रहा। उन्होंने जेजाग भुक्ति क्षेत्र यानी वर्तमान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में शासन किया था। उनकी राजधानी खजुराहो थी। दोस्तों आज का जो बुंदेलखंड है तब इसका प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति था। ये गुप्त काल का एक प्रसिद्ध राज्य था जो यमुना और नर्मदा नदियों के बीच में स्थित है। इस पर चंदेल राजाओं का शासन था, इसलिए इस वंश को चंदेल वंश भी कहा जाता है। राजा नान्नुक के पौत्र जयशक्ति अथवा जेजा के नाम पर इस प्रदेश का नाम जेजाग भुक्ति पड़ा, इसलिए इस वंश को जेजाग भुक्ति का चंदेल वंश भी कहा जाता है। यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर तथा कुछ अन्य इस वंश के प्रमुख शासक हैं। चंदेल वंश के लगभग सभी शासकों को आप यहाँ इस लिस्ट में देख सकते हैं। दूसरे युग्म में राजा का नाम जयशक्ति और राजवंश का नाम परमार दिया है। दोस्तों ये युग्म गलत है क्योंकि राजा जयशक्ति परमार राजवंश से नहीं बल्कि चंदेल राजवंश से आते हैं। जैसा कि आप इनका नाम चंदेल राजवंश के इस लिस्ट में देख सकते हैं। परमार राजवंश के लगभग सभी शासकों को भी यहाँ आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों परमार वंश भी एक भारतीय राजवंश था जिसने 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में पश्चिम मध्य भारत में मालवा और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था, इसलिए इन्हें मालवा के परमार वंश के नाम से भी जाना जाता है। वे राजपूतों के ही परमार वंश के थे। इस वंश के शासक प्रारंभ में प्रतिहारों अर्थात गुर्जर प्रतिहारों के अधीन सामंत थे। परमार वंश का आरंभ लगभग 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में नर्मदा नदी के उत्तर के मालवा क्षेत्र में उपेंद्र कृष्ण राज द्वारा हुआ था। कहा जाता है कि इस वंश के शुरुआती शासकों ने संभवतः मान्यखेत के राष्ट्रकूटों के जागीरदारों के रूप में शासन किया था। 10वीं शताब्दी के शासक सियक द्वारा जारी किए गए सबसे पुराने मौजूदा परमार शिलालेख गुजरात में पाए गए हैं। सियक सबसे पहले ज्ञात परमार राजा हैं जो उनके स्वयं के शिलालेखों से प्रमाणित है। उनका हरसोला ताम्रपत्र शिलालेख 949 ईस्वी के आसपास का है, जो सबसे पुराना उपलब्ध परमार शिलालेख कहा जाता है। यह बताता है कि वह राष्ट्रकूटों का जागीरदार था। 972 ईस्वी के आसपास सियक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत को बर्खास्त कर दिया था और परमारों को एक संप्रभु शक्ति के रूप में स्थापित किया था। सियक, जिन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने पश्चिम मध्य भारत में शासन किया था, ऐसा माना जाता है कि ये परमार वंश के प्रथम एवं स्वतंत्र शक्तिशाली शासक थे। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, जो बाद में धरण नगरी यानी धार हो गई। परमार वंश का सर्वाधिक शासित क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य का मालवा, खानदेश, कोंकण, चित्तौड़ आदि क्षेत्र था। वकपति मुंज, राजा भोज इस वंश के प्रमुख शासकों के रूप में देखे जाते हैं। दोस्तों जागीरदार 2 शब्दों से मिलकर बना है, जागीर और दार। जागीर का अर्थ है एक क्षेत्र विशेष, यानी मध्यकाल में राजा या राज्य की ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए विशेष सेवा या कार्य के बदले या फिर पुरस्कार स्वरूप उस व्यक्ति को मिलने वाली भूमि या प्रदेश जागीर कहलाता था। और दार का अर्थ है अधिकारी, यानी गुप्त काल या मुगल काल के समय में किसी क्षेत्र के अधिकारी को जागीरदार कहते थे।
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जागीर हो, यानी जागीर का मालिक हो वो, उन्हें पुराने समय में जागीरदार कहते थे। इसी तरह जमींदार शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, जमीन प्लस दार। जमीन का अर्थ है भूमि से और दार का अर्थ है अधिकारी, तो जमींदार का मतलब भूमि का अधिकारी हुआ। जागीरदार एक पूरे क्षेत्र का अधिकारी होता था, जबकि जमींदार उस क्षेत्र के अंदर एक विशेष हिस्से का अधिकारी हो सकता था। जागीरदार के पास एक पूरा क्षेत्र होता था, उसमें एक पूरा गांव आ सकता था, या फिर नगर हो सकता था वो, या फिर वो कस्बा हो सकता था, या कई छोटे छोटे अन्य गांव हो सकते थे। जागीरदार को वो क्षेत्र बादशाह की तरफ से जीवन भर के लिए उनके किसी विशेष सेवा या कार्य के बदले या फिर पुरस्कार स्वरूप मिला रहता था या फिर दिया जाता था। जागीरदार को बादशाह अर्थात शासन के हित में कई कार्य करने होते थे, जिसमें न्यायिक व्यवस्था आता है, शासन प्रबंध आता है, सेना को संगठित करना, जैसे जनता से कर वसूलना आदि कार्य शामिल था। जमींदार किसी भूमि के बड़े या छोटे भाग का स्वामी होता था। उसका कार्य भूमि अर्थात कृषि व्यवस्था को नियंत्रित करना रहता था और किसानों से राजस्व वसूलना था। अन्य कोई दायित्व तो उनके लिए आवश्यक नहीं था। इसी प्रकार सामंत कौन होते थे? किसी राजा के अधीन रहने वाले ऊंचे ओहदे वाला सरदार, जो किसी दल मंडली आदि का नेता या प्रमुख होता था, जो अपने क्षेत्र में राजा जैसा ही व्यवहार करता है तथा राजा को कर देने वाला एक अधिकार भोगी होता था और एक भू प्रमुख या वीर योद्धा भी होते थे। तीसरे युग्म में राजा का नाम नागभट्ट द्वितीय और उनके सामने राजवंश का नाम गुर्जर प्रतिहार दिया हुआ है। दोस्तों ये युग्म सही है क्योंकि राजा नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश के ही हैं। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश एक राजवंश था जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य से 11वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। उन्होंने पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज में शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। गुर्जर प्रतिहारों ने सिंधु नदी के पूर्व की ओर बढ़ रही अरब सेनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नागभट्ट प्रथम ने भारत में खलीफा अभियानों में जुनैद और तमीन के अधीन अरब सेना को हराया था। नागभट्ट द्वितीय के तहत गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश बन गए थे। उनका उत्तराधिकारी उनके पुत्र रामभद्र थे, जिन्होंने अपने पुत्र मिहिर भोज द्वारा उत्तराधिकारी होने से पहले कुछ समय तक शासन किया था। भोज और उनके उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम के तहत गुर्जर प्रतिहार वंश समृद्धि और शक्ति के अपने चरम पर पहुंच गया था। इस वंश का संस्थापक हरिचंद्र था, परंतु प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल प्रथम जैसे राजा इस वंश के प्रमुख शासकों के रूप में देखे जाते हैं। चौथे युग्म में राजा का नाम भोज है और उनके सामने राजवंश का नाम राष्ट्रकूट दिया हुआ है। दोस्तों ये युग्म गलत है क्योंकि राजा भोज राष्ट्रकूट वंश से नहीं बल्कि परमार वंश के हैं। जैसा कि आप यहाँ परमार वंश के इस लिस्ट में राजा भोज का नाम देख सकते हो। राजा भोज परमार वंश के प्रमुख शासकों में से एक है, जिन्होंने तुर्कों को पराजित किया था तथा धार को अपनी राजधानी बनाया था। रहा सवाल राष्ट्रकूट वंश का, तो लगभग 753 ईस्वी से लेकर के 982 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट एक शाही भारतीय राजवंश था, जो 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन कर रहा था। इनकी जो भाषा थी वो कन्नड़ थी। दंती दुर्ग, जिसे दंती वर्मन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, मान्यखेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी, इसलिए इन्हें मान्यखेत के राष्ट्रकूटों के नाम से भी जाना जाता है। उनका शासनकाल लगभग 735 ईस्वी से लेकर के 756 ईस्वी तक रहा। उनकी राजधानी कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में स्थित थी। उनके उत्तराधिकारी उनके चाचा कृष्ण प्रथम थे, जिन्होंने पूरे कर्नाटक में अपने राज्य का विस्तार किया था। राष्ट्रकूटों के प्रमुख राजाओं को आप यहाँ पे इस लिस्ट में देख सकते हो। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और इससे आपको आइडिया आया होगा कि यूपीएससी कुछ इस तरह के भी प्रश्न पूछता है। वैसे ये प्रश्न यूपीएससी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान और स्टैटिक था, जो बेस्ट केसेस में आपसे लेस देन 1 मिनट में सॉल्व हो सकते थे या फिर हो जाना चाहिए। आपको ये भी समझ में आया होगा कि इतिहास के राजाओं और उनके राजवंशों के नाम को याद रखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ देती है।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारियों को साझा करते वक्त हमारे बोलने में या हमारे रिसर्च में कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।